जोहार साथियों, मैं राज वसावा सत्याग्रह का सवाल न्यूज़ चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, इस न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से हम एक आज नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी समुदाय में जो टैलेंट छुपा है, जो हिडन टैलेंट है, उसको बाहर लाने का प्रयास करेंगे और उनकी जो जीवन गाथा है, उनका जो संघर्ष है, उसको उनके ही ज़बान के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो दूसरे युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको मोटिवेशन मिल सके, उनको इंस्पिरेशन मिल सके। तो और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, हर कोई कहता है कि अगर किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है तो उसको सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो उसी को लेकर आज मैं राज वसावा एक ऐसी शख्सियत को आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। ये इस श्रृंखला का सबसे पहला एपिसोड है और ये पहला एपिसोड मैं मेरी अर्धांगिनी, मेरी वाइफ डॉक्टर हर्षला राज वसावा से ही शुरू करूँगा। इनके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूँ। डॉक्टर हर्षला वसावा वो मुंबई में पली बड़ी है। उन्होंने जो अपना MBBS किया है, MBBS जो उनकी डिग्री है, उन्होंने मुंबई में टोपीवाला मेडिकल कॉलेज से की है। उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो गुजरात में आई। गुजरात में करीबन 4 साल मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर उन्होंने हमारे जो ट्राइबल एरिया है गुजरात का, वहाँ पर उन्होंने काम किया है। मीनवाइल उन्होंने GPSC की एग्ज़ाम उन्होंने फर्स्ट ट्रायल में पास की और वो भी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन के साथ, फर्स्ट क्लास ग्रेड के साथ पास की है। उसके बाद एक्चुअली शादी का बेसिकली लोगों को ऐसा होता है कि शादी हो गई मतलब उनका लाइफ करियर अभी सेटल हो गया, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास हायर एजुकेशन के लिए जारी रखा और शादी के बाद उन्होंने नीट की जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक करने के लिए 1 या 2 प्रयास किए और दूसरे प्रयास में उनको इस जो नीट की एग्ज़ाम है उसमें सफलता मिली। वहाँ पर भी उनको अच्छा मार्क्स मिला। उसके बाद उन्होंने अपना जो MS ENT जो सर्जन का कोर्स है, उन्होंने लातूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया है। हाल वो महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर अपनी पोस्टिंग जो है वो अभी कर रही है। उनकी फैमिली में उनके पिताश्री, जो कि अभी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, वो बैंक ऑफ इंडिया में एक सीनियर ऑफिसर के तौर पर वो जॉब कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने VRS लिया। उनकी माताजी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में डेप्यूटी कलेक्टर की पोजीशन पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने भी VRS लिया है और अभी वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। उनके साथ उनके एक ब्रदर हैं जो कि वो अभी LLB कर रहे हैं और वो पेशे से एक ब्लॉगर भी है, जो काफ़ी सारा आर्टिकल्स इंटरनेट के ज़रिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हर्षला वल्लवी जी, आपका मेरी न्यूज़ चैनल पर सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस चैनल के ज़रिए हम आपसे कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे और आपकी जीवन गाथा के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग्स आप करती हैं और आपने जो इस मेडिकल ऑफिसर MBBS या MS ENT सर्जन तक की जो आपकी जो जीवनी है, वो कैसे आपने स्टार्ट की? आपका मोटिवेशन क्या था? ओके, देखिए, बचपन से ही मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि जब भी मैं क्लिनिक्स जाती थी या कॉमन कॉलेज जाती थी तो वहाँ के डॉक्टर्स को देख के हमेशा मोटिवेट होती थी। हमेशा यही देखती थी कि उनका जो डेडिकेशन था सोसाइटी की तरफ, बहुत ही मतलब डेडिकेशन था, हार्ड वर्किंग, और उनको जिस तरह से वो ठीक करते थे, जिस तरह से ब्लेसिंग्स मिलती थी, वो हमेशा ही मैं चाहती थी कि उनके जैसे मुझे भी ब्लेसिंग्स मिले। अच्छा, तो आपने जब MBBS आपने कब सोचा और आपके मोटिवेटर कौन थे? आपको किसने डायरेक्शन दिया, किसने गाइडेंस दिया? जी, मेरे फैमिली में जो मेरे कज़न्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, मोस्टली सब इसी बैकग्राउंड से है और उन्हीं को देख के मैं मोटिवेट हुई कि अगर वो अपनी लाइफ इस प्रोफेशन में कैरी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और वो काफ़ी
मतलब काफ़ी अच्छा प्रोफेशन लगा मुझे। ओके। और मेरी खुद का इंटरेस्ट भी उसमें कई ज़्यादा है। अच्छा, तो आपने जब मेडिकल MBBS डॉक्टर की जब डिग्री हासिल की तो मतलब मीनवाइल, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ी एक सिटी है और वहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ही टफ होता है, तो मतलब आपने जो ये डिग्री अचीव की और आपका कॉलेज का डिस्टेंस क्या था, आप कब कितने बजे उठती थी, क्या ट्रांसपोर्टेशन आपने मतलब यूटिलाइज़ किया, और मतलब ये जो 5 साढ़े 5 साल का जो आपका डिग्री का जो ड्यूरेशन है उसमें क्या क्या तकलीफ़ें हुई आपको? तकलीफ़ें तो कई हुई। देखिए, मैं सुबह 4 बजे से उठती थी क्योंकि मुझे 5 बजे निकलना पड़ता था घर से, क्योंकि जो भी मेरी ट्रेन थी वो से लेकर मुझे 8 बजे का मॉर्निंग का लेक्चर अटेंड करना पड़ता था। सो यहाँ घर से जो मैं निकलती थी बाय वॉकिंग, फिर रिक्शा से फिर लोकल ट्रेन में सेकंड क्लास में बैठ के मतलब 2.5 आवर्स का मेरा जर्नी होता था फ्रॉम ट्रेन टू वन साइड 2.5 वन आवर। साइड ओके 2.5 आवर। ओके, मतलब हाँ जी। फिर वहाँ से जहाँ मैं उतरती थी वहाँ से फिर से टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी या बस, फिर वहाँ से मेरे कॉलेज जाती थी, फिर वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे का लेक्चर होता था जो मैं कभी नहीं मिस करती थी। ओके, और फिर कॉलेज ख़त्म कितने बजे होता था और आपका घर का आना मतलब कितने बजे? 5 बजे तो कॉलेज ख़त्म होता था, लेकिन उसके बाद हम पूरा हमारा जो ग्रुप था कॉलेज का वो हम तकरीबन 8:30 मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि उस टर्म के बाद घर जाके पढ़ाई करना स्टेमिना नहीं होता था। तो हम उधर ही लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ते थे एवरी 4 आवर्स 5 आवर्स। फिर उसके बाद जो लास्ट ट्रेन होती थी कल्याण आने तक की, तो वो ट्रेन से मैं आती थी, हमारा जो पूरा ग्रुप था, तो रात को तकरीबन 11 बज जाते थे घर आते आते। अच्छा, तो मतलब आपका दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता था और रात के 11 बजे तक वो घर पे आते थे, मतलब सुबह 4 से रात के 12 बजे तक उनका हार्ड वर्क रहा है ये 5 साढ़े 5 साल की जो डिग्री MBBS की ली है उसमें। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने MBBS तो कंप्लीट किया है, उसमें आपका जो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा और आपके जो टीचर्स हैं उनका क्या सपोर्ट रहा, क्योंकि आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी के बेस पर आपने एडमिशन लिया था, तो वो जो अदर कम्युनिटीज़ है वो आपके बारे में क्या अपनी सोच रखते थे? जी डेफिनेटली, हम जिस प्रोफेशन में जाते हैं हायर एजुकेशंस के लिए, कोई भी हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी प्रोफेशन, इवन फॉर CA ऑल्सो, तो उस हर प्रोफेशन में ये डिफ्रेंशिएशन होता है, रिजर्वेशन वर्सेस अनरिजर्व कैटेगरीज। तो उसमें डेफिनेटली वो जो हायर कैटेगरी के लोग होते हैं वो आपको डीमोटिवेट करने आते हैं, भाई इसको तो रिजर्वेशन कोटा से मिला है, तो इसका तो मार्क्स कम है, तो ये थोड़ी ना हमारे साथ compete करेगी इन दैट एस्पेक्ट। बट उसको फेस करना होता है, उसको फेस करके उसको या तो आप उसको फेस करो, या तो जो आप हो बिना बताए आप प्रूफ करके दिखाओ बाय योर ओन स्टडी, क्योंकि पैटर्न तो सेम होता है। एक बार आप एंटर करते हो इंस्टीट्यूट में, उसके बाद 5 साढ़े 5 साल का जो आपका स्टडी पैटर्न है, सबके साथ ही पास होना है, सेम स्टडी सेम पैटर्न लेके। तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होता पास होने का, कि भाई कैटेगरी है तो 40% जो इसको पास करो 40 में, और रिजर्व नहीं है तो उसको 50 में, सबका सेम परसेंट होता है पास होने का, दैट इज 50%। अगर उसमें 1 मार्क भी अगर कम है तो यू वोंट गेट एलिजिबिलिटी इन द नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, और अभी आप मैरिड वूमेन हो, आपका एक अपना पर्सनल फैमिली अभी सेटअप हो चुका है, तो इवन मैरिज हो जाने के बाद भी आपने, आपका जो ड्रीम है, आपको जो MS ENT बनना था, उसने आपको उसने उस ड्रीम को आपने कंप्लीट करने के लिए सेक्रीफाइस भी किया होगा, संघर्ष भी किया होगा। तो MBBS के बाद MS ENT सर्जन बनने के दौरान कुछ ना कुछ तो ऐसे वाक़ये हुए होंगे जिसने आपको डीमोरलाइज़ किया होगा, या मतलब आपको वहाँ पर फील हुआ होगा कि नहीं, मुझे भी सरेंडर कर देना चाहिए, ऐसा कोई वाक़या हुआ था, मतलब आपके कलीग के थ्रू, आपके सीनियर्स के साथ, ऐसा कुछ? जी इसमें ऐसा था कि जब मेरा पास होकर मेरी शादियों के मैं अदर स्टेट आई, तो हमेशा मैं मेरे कलीग्स को देखती थी कि वो PG कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ, कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो शादी के बाद भी उन्होंने PG की थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ऐसे लगती थी कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड तो सबका सेम ही था, सिर्फ पढ़ाई करना था, थोड़ा डेडिकेट करते तो हो जाता। तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। और एग्ज़ाम आफ्टर मैरिज डेफिनेटली जॉब करना, घर के काम करना, साथ में पढ़ाई करना, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पढ़ाई करना,
इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और टारगेट फिक्स रखो, स्मार्ट स्टडी करो, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जी ओके, वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, ये बात होती है कि आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, अगर आप आपके गोल के ऊपर फोकस रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, और इनका जो एक्सपीरियंस है उससे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। अच्छा, आप पर्टिकुलर एक रिजर्व्ड कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमने देखा है कि हर कोई अदर कम्युनिटी के लोग, आदिवासी हो, दलित हो या अदर रिजर्व्ड कैटेगरी को हो, उनको बहुत तुच्छ तरीके से देखते हैं। मतलब दे थिंक दैट आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, मतलब आपको हायर एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है, या आप वो जो पोजीशन है उसको डिज़र्व नहीं कर सकते। तो ऐसे कई सारे हमारे यूथ हैं जो आने वाले दिनों में इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी प्रोफेशन हो। तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब आप पर्टिकुलर एक आदिवासी समुदाय से हो तो। जी ओके, देखिए अभी लोग हैं वो बोलेंगे क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। अगर आपको किसी को देख के मोटिवेट होना है, तो अगर आप खुद में ही इस तरह से समझ के रहे कि वो डीमोटिवेट कर रहा है तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए, घर के सदस्य भी अगर विरोध हो तो भी आप कर सकते हो। वो आपके अंदर कंटिन्यूस मोटिवेशन होना, सेल्फ मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। तो आप एक्चुअली मुंबई में पली बड़ी है, अभी आप गुजरात में या महाराष्ट्र के एक रिमोट एरिया में आप मतलब आपकी सेवा दे रही हैं। तो शहर से और जो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, वहाँ पे लाइफस्टाइल का तो काफ़ी मतलब वेरिएशन मिलेगा आपको, चेंजेस मिले होंगे, काफ़ी डिफरेंस है। मतलब वो लाइफस्टाइल और ये लाइफस्टाइल में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। फिर भी आप जिस हिसाब से अभी डेडिकेशन दे रही है आपके प्रोफेशन को, तो ये जो रिमोट एरिया में जो पले बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, या जिनके पास संसाधन नहीं है, वो कैसे आपकी तरह आगे मेडिकल ऑफिसर बन सके, एमबीबीएस में आगे बढ़ सके, या जो अदर जो प्रोफेशन है उसमें आगे बढ़ सके? देखिए, जो ऐसे बच्चे हैं तो उनको मैं एक बात बोलूँगी कि अगर कोई आपको मोटिवेट ना करे तो ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से ही ये उनके पर डिपेंड करो, आप सेल्फ मोटिवेट हो। उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे आर्टिकल्स बनाकर पेपर पे रैप करके अपने जो बोर्ड होता है या अपने घर का जो दीवार है वहाँ पे लगा के रखो। मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ आप कंटिन्यूस उनका मोटिवेशनल लेक्चर सुनो, या मेडिकल जो प्रोफेशन में आप इंटरेस्टेड हो वो लेक्चर्स आप यूट्यूब से देख सकते हो। मतलब टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कर सकते हो। यू यूज़ योर डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है, और आपका जो भी समय है आप उसको वैल्यूएबल करने के लिए, आपके दिमाग में वो फायर लगाने मतलब बढ़ने के लिए कंटिन्यूस आप वही चीज़ यूज़ करो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके जी। तो एक आखिरी सवाल है कि आप आदिवासी समुदाय से बिलोंग्स करते हैं, आदिवासी समुदाय ने आपको जो भी दिया है, आपकी मेहनत लगन से आप आज जिस पोजीशन पे हो, तो आप अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को पेबैक में किस तरह से आप हेल्प करोगे? फर्स्ट तो मैं हेल्प करूँगी सोशल तरीके से, जो मैं प्रोफेशन में हूँ उस तरह से मैं उनको सर्विसेज दूंगी द बेस्ट। जहाँ से मैंने एजुकेशन लिया है, जितना नॉलेज मुझे है वो उसका मैं आउटपुट डेफिनेटली दूंगी इन एनी वेज। मेडिकल तरीके से उनको, जैसे इलाज है, अगर कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है या रॉन्ग इलाज हुआ है उसको करेक्ट कर सकती हूँ मैं अपने खुद के कंसल्टेंसी के तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आदिवासी होने का गर्व अनुभव करती हैं? जी। आपको कोई गिल्ट नहीं है कि आप आदिवासी समुदाय से हो? नहीं, गिल्ट नहीं है। अच्छा, तो ये थी डॉक्टर हर्षला राज वसावा। दोस्तों, एक फीमेल के तौर पर, वैसे आदिवासी समुदाय में, हम आदिवासी जो समुदाय है वहाँ महिलाओं को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उतना ही प्राधान्य दिया जाता है जितना एक पुरुष को, एक लड़के को दिया जाता है। तो आज इनके पास से हमने इनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी सफलता के बारे में जानने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी शख्सियत को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों के बीच में मैं लाने की कोशिश करूँगा। इनका एक विज़न यही है कि आप कहीं पे भी रहो, किसी भी संसाधन आपके पास हो ना हो, लेकिन अगर आप आपके गोल के ऊपर आप फोकस करोगे, उसके पीछे मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, तो आपको सफलता 100% मिलनी ही मिलती है। और
बहुत सारे ऐसे परिबल भी आएंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको पीछे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप उसको हिम्मत से उसका सामना करोगे तो वो जो जितने भी फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आखिर में उनकी हार होगी, आपकी जीत होगी। और मैं मेरी तरफ से जितने भी व्यूअर्स हैं, सत्याग्रह का सवाल न्यूज़ चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी यूथ है आदिवासी समाज के, उनसे मैं एक बात यही करूँगा कि अगर ऐसी कोई भी तकलीफ़ आती है, ऐसा कोई भी आपको ऐसा वक्त आता है जहाँ पर आप हारने की आप सोच रहे हो, सरेंडर करने की सोच रहे हो या सुसाइड करने की सोच रहे हो, तो उस वक्त आप सिर्फ अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसे जो हमारे समाज के इन्फ्लुएंसर है उनकी जीवनी के बारे में आप थोड़ा सोचिए, तो आपको 100% उससे मोटिवेशन मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको हिम्मत मिलेगी जो नेगेटिव जितने भी सोर्सेस है उनके सामने उनके फाइट करने के लिए। तो बस जी आप कंक्लूजन में आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल। जो भी सुसाइड करने का सोचते हैं वो सिर्फ चंद मिनटों का सोचकर अपनी लाइफ को इस तरह से ख़त्म मत करो। लाइफ बहुत अच्छी है, एक ही बार मिलती है। जितना आप हो सके अपने खुद के साथ साथ लोगों को भी एक मोटिवेट बनाकर अपने आप को पहले प्रूव करो कि तुम एज एन इंसान बनकर इस ज़िंदगी में आए हो, तो कुछ तो करके जाओ, कुछ तो देकर जाओ समाज के लिए। बस खाली हाथ आए, बस जो एंजॉय करना था खुद के लिए किए और समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो पहले खुद एक उदाहरण बनो दुनिया के लिए कि मैं एक उदाहरण हूँ, फिर समाज ऑटोमेटिकली आपके पीछे आके आपको मोटिवेट बनाएगा, या डेफिनेटली समाज आपको देख के भी उसमें से 10 लोग आप जैसे बनना चाहेंगे, तो वो डेफिनेटली अपने कास्ट का या अपनी आदिवासी समाज का एक इन्फ्लुएंसर हो जाएगा, या इस तरह लाइक आप प्रचार करोगे। तो डेफिनेटली सुसाइड मत करो। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, लाइफ में 2 वर्ड्स हमेशा याद रखो। फर्स्ट इज़ योर एक्शन। जो भी सोचते हो उस एक्शन में लाओ, और दूसरा वो एक्शन करने के बाद उसमें आपके गट्स होने चाहिए, उस एक्शन को फेस करो। एक्शन होगी, कोई ना कोई आके आपको उसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करे, वो अगर रिएक्शंस, तो रिएक्शन को फेस करने के लिए आप में होने चाहिए गट्स। तो वो गट्स होंगे तो आपको लाइफ में कोई भी प्रोफेशन, कोई भी टास्क, कोई भी चीज़, कोई भी गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। इवन भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान यही कहता है कि पहले इंसान आप अपने आप को मदद करो, भगवान अपने आपको भगवान खुद ही मदद करने आएगा, कोई नहीं आएगा। अपने आप को हेल्प पहले खुद करो, ठीक है? तो पूरी कायनात आएगी आपको हेल्प को, आपको जो मंजिल पानी है उसको सक्सेस करने के लिए। यही मैं कहूँगी। तो ये थी डॉक्टर हर्षला राज वसावा। सभी साथियों का शुक्रिया। जोहार, जय आदिवासी।